नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि ये बहुत ही दुख का विषय है। हादसे में ग्वालियर का एक होनहार और युवा डॉक्टर भी काल के गाल में समा गया। वीडी शर्मा ने इस घटना पर दुख जताते हुए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी को श्रद्धांजलि दी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि संगठन का ट्रेनिंग कैंप अपने समय अनुसार शनिवार से शुरू होगा। 3 दिन तक चलने वाले इस ट्रेनिंग कैंप में पार्टी के विधायकों और सांसदों को अलग अलग विषयों पर वरिष्ठ नेता अपना मार्गदर्शन देंगे। ट्रेनिंग कैंप के पहले दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी पार्टी है, जबकि कांग्रेस के जीन्स में ही फूट डालो और राजनीति करो का सिद्धांत है। इसी के चलते वह अनर्गल बयानबाजी आकर किसान, नौजवान और आम जनता को गुमराह करने का काम लगातार करती है। लाइट जला लो यार, लाइट जला लो, चल जाएगी। वैसे रेडी। देश के अंदर एयर इंडिया की विमान दुर्घटना के कारण बड़ी संख्या में हमारे भाई और बहन जिनकी दुखद मृत्यु हुई, ये बहुत असहनीय ऐसी घटना है कि जिसके कारण से पूरा देश स्तब्ध है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसे सभी भाई और बहनों को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश के ऐसे कई परिवारों पर ये कठिन समय में उनके ऊपर जो इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज मुझे जानकारी लगी कि जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ उस हॉस्टल में ग्वालियर का भी मध्य प्रदेश का एक छात्र डॉक्टर, उसकी भी दुखद मृत्यु हुई है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के हम सब लोग भगवान उन्हें शक्ति दे इस दुखी घड़ी में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री जी ने जाकर घटना स्थल पर पहुंचकर सारी इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी नज़र है और प्रशासन, शासन, सारी चीज़ें जो हमारे भाइयों को उनके लिए तत्परता के साथ सभी लोग खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का हमारे सभी सम्मानित सांसद और विधायकों का प्रशिक्षण का वर्ग कल से पचमढ़ी में शुरू होगा। इस वर्ग में ये नियमित प्रशिक्षण का वर्ग है। आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये प्रशिक्षण का वर्ग हम कार्यकाल के दौरान नियमित हमारा ये वर्ग होता है। उसी की श्रृंखला में ये पचमढ़ी के अंदर 14, 15, 16 को हमारा वर्ग होगा। इस वर्ग में सभी हमारे सम्मानित विधायक और सभी सांसद और राज्यसभा के सभी सदस्य लगभग 201 जो हमारे कार्यकर्ता प्रतिनिधि है वो इस वर्ग में उपस्थित रहेंगे। इस वर्ग का उद्घाटन देश के गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना और जिनके अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को नए आयाम और नई तकनीक से युक्त भारतीय जनता पार्टी कैसे बनेगी, ऐसे आदरणीय अमित शाह जी इस वर्ग का उद्घाटन करेंगे। वर्ग का समापन देश के रक्षा मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी 16 तारीख को वर्ग का समापन करेंगे और इस वर्ग में मुख्य तौर पर
पूरे समय सम्माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोषी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, आदरणीय CR पाटिल जी, शिवराज सिंह चौहान जी, DD PK जी, सावित्री ठाकुर जी, L जोगुन जी और हमारे सभी कैबिनेट के मंत्री भी इस वर्ग में उपस्थित रहेंगे। साथ ही राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विनोद तावड़े जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय शिवप्रकाश जी भाई साहब पूरे समय इस वर्ग में उपस्थित रहेंगे और अलग अलग विषयों पर हम सब लोगों के साथ जो हमारे आने वाले सभी अतिथि हैं वो सभी चर्चा करेंगे। हमने इस वर्ग में सभी सम्मानीय सांसद और विधायक एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान है, सभी सांसद और विधायक एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान में सभी लोग एक वृक्ष लगाएंगे। वर्ग के अंदर सैद्धांतिक व्यवहारिक कई विषयों पर चर्चा सत्र होंगे। जो हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम देश के अंदर कर रही है और ये संगठन तंत्र की मजबूती के साथ जो हम कहते हैं कि हम एक विशिष्ट दुनिया के सबसे बड़े दल है, लेकिन एक विशिष्ट कार्य पद्धति पर काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी। तो इन सारे मुद्दों पर अपनी भूमिका कैसे हमें निभाना, कैसे हम निभाते हैं, इन सारे मुद्दों पर हमारे नेतृत्व के साथ हम चर्चा करेंगे। एक प्रदर्शनी हम वहाँ लगा रहे हैं जो हमारे सभी सम्मानित सांसद और विधायक, उसमें वैसे तो आपने देखा है कि 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो वर्ष है, तो एक प्रदर्शनी वहाँ पर लगेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी यात्रा है, जो जनसंघ से लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर आज ये यात्रा जो चल रही है, इस पर भी एक संगठनात्मक उसके आधार पर एक प्रदर्शनी भी लगेगी। साथ में ही मध्य प्रदेश केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाओं, भोपाल लक्ष्मण सिंह मामले पर जीतू पटवारी का बयान, जो संगठन और पार्टी ने निर्णय लिया है वह ले लिया है, वह अपनी बात कहे, अब हमें जवाब नहीं देना। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले पर पटवारी ने जताया दुख। संगठन ने 2 दिन के लिए रोकी सभी गतिविधियां। मूंग खरीदी पर रोक पर बोले पटवारी, सरकार खिला रही जहर, मूंग में पेस्टिसाइड तो जिम्मेदारी किसकी? कांग्रेस करेगी प्रदेश भर में आंदोलन, किसानों से आह्वान, विधायकों के बंगले पर जाएं और उनकी छाती पर मूंग डालें। विधायक घटना भारतवर्ष में हुई है। गुजरात में अहमदाबाद में जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ, भारतीय नागरिक हताहत हुए, पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी जी भी इसमें हताहत हुए, ब्रिटिश नागरिक भी हताहत हुए। ये मतलब एक ऐसी भावना है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में शोक है। और जो आधुनिकता बनती जा रही है, उसके बाद भी इस तरह का भयावता होना, मैं समझता हूँ कि और हमें सबक लेने की आवश्यकता है। मैं कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही घटनाक्रम पता चला, उसके बाद सारे देश से भी निर्देश आए, हमने प्रदेश में भी दे दिए थे पहले से कि उनको श्रद्धांजलि स्वरूप हमारी संगठन की सारी गतिविधियां 2 दिन के लिए रोक दी जाएगी। और स्वाभाविक है, रोकना भी चाहिए। मैं सभी को फिर से श्रद्धांजलि देता हूं। और जो परिवारजन हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनको भगवान ईश्वर शक्ति दे ऐसी कि वो इस यातना को सहन कर सके। इस घटना से जो परिवार में शोक है, उससे वो निजात पा सके और ईश्वर सब परिवारजनों को अपने चरणों में स्थान दे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं मूंग खरीदी को लेकर मैं केंद्रीय कृषि मंत्री से बात करूंगा, किसानों के हित में फैसला लिया जाएगा, क्या लगता है? ऐसा है कि मूंग खरीदी को लेकर शिवराज सिंह जी ने कई बयान दिए। वो जब मुख्यमंत्री थे उस समय के कृषि मंत्री ने दिए। इन्हीं मुख्यमंत्री के पिछले कार्यकाल में मूंग खरीदी को लेकर नीति बनी थी। मैं मानता हूँ कि सवाल ये नहीं है कि मूंग कब खरीदेंगे, सवाल ये है कि आप ये कह रहे हो ये जहर है,
तो अगर आपकी सरकार जहर दे रही है, जहर बो रही है, जहर खिला रही है, जहर उगा रही है, तो किसान को पहले समझ जाना था कि हम पेस्टिसाइड नहीं उड़ाना है। फिर आपने जगह जगह जो पेस्टिसाइड्स की दुकानें खुल रखी है, जो सब्सिडी देती है सरकार, वो बंद करनी थी। एक तरफ आप अलग तरीके से बात करते हो, दूसरी तरफ आप अलग तरीके से बात करते हो, मतलब किसान को मूर्ख समझते हो। तो मैं फिर से मोहन यादव जी, किसान के मूंग आपको खरीदना चाहिए। अगर आप नहीं खरीदोगे तो हम किसी भी हद तक किसान के हित में लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये जहर अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिमाग में है कि आपकी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, आपके पास पैसा देने को किसानों को है नहीं, आप व्यवस्था जमा नहीं पा रहे हो, तो किसानों को दोष दे रहे हो। आप अपनी कमी को छुपाने के लिए किसान को कहते हो तुम जहर बोते हो, इसको किसान सहन नहीं करेगा। मैं कल होशंगाबाद गया था, मैंने पदयात्रा की, वहाँ ऐलान किया है कि सारे विधायक जितने भी हैं उस क्षेत्र के जहाँ मूंग होता है, उनके घरों के सामने, विधायक बोला तो सब विधायक, कांग्रेस बीजेपी के सब के सामने किसान जाए, मूंग लेके जाए, उनकी छाती पे चक्की से मूंग डले। दूसरा मैंने कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, एजिटेशन का कार्यक्रम है, जगाने का कार्यक्रम है। दूसरा मैंने कहा है कि ऐसी यात्राएं जो कल हमने किसान अधिकार यात्राएं निकाली, इसका कार्यक्रम हम जारी करेंगे आज, मतलब कल करेंगे, आज ये शौक है। और फिर आखिरी में अगर सरकार नहीं मानी तो हम देश के कृषि मंत्री के घर के सामने कंधे पर मूंग की बोरी लेकर, चक्की लेकर इनकी छाती पे मूंग डलेंगे कि मूंग खरीदो। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को तो किसानों के हक की बात कर रही है कि वो करना ही नहीं चाहिए, अधिकारी नहीं है, मुल्तई कांड कांग्रेस जो आज किसान के साथ। वो किसान अभी धीरे धीरे इनको बताएगा, कांग्रेस हितैषी है किसानों की, जीतू पटवारी हितैषी है किसानों का है, बीजेपी है, मोहन यादव है, शिवराज सिंह चौहान, अभी धीरे धीरे असर होगा इसका। मध्य प्रदेश में जल्द ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग की पहल पर सभी नगरीय निकाय शहरी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने वन विकसित किए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना में प्रदेश सरकार के 8 विभाग पीपीपी मोड और जन सहयोग से नगर वन तैयार करेंगे, जिसके लिए नगर वन योजना भी तैयार की गई है, जिसके तहत शुक्रवार को भोपाल के रविंद्र भवन से अमृत हरित अभियान और कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में 1500 के करीब नगर निकाय के कर्मचारी, किसान, माली और नर्सरी संचालकों को विषय विशेषज्ञ ट्रेनिंग देंगे। तो देखिए, शहरी वन, अर्बन फॉरेस्ट्री शहरों का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और उसी के लिए शुरुआत की गई है, जिसमें वृक्षारोपण, प्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन, अफॉरेस्टेशन, एवेन्यू डेवलपमेंट, डिवाइडर, रोड साइड प्लांटेशन, इधर सभी हर तरह के कार्य। पार्क गार्डन तो है ही उसमें, जो हमारे पार्क गार्डन होते हैं, नदी किनारे जगह होती है। तो बेसिकली शहरों में जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी कुछ काम चलता है, पार्क गार्डन बनते हैं, वृक्षारोपण होता है। अमृत योजना जो आई थी उसमें भी हमने काफ़ी पार्क्स बनाए हैं, वाटर बॉडीज़ को रिजर्वेट किया, परंतु इसको एक पूरा खांचा बनाकर, एक अमली जामा पहनाकर हम लोग अभी एक मिशन की तरह इसमें आगे ले जा रहे हैं, जिसमें अगले 3 वर्ष के लिए एक कार्य योजना बनी होगी और लगभग 1 करोड़ पेड़ लगाने का जो है हमारा ध्येय है, जिसमें सभी नगर निकाय, उद्योग विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, पर्यटन विभाग और सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी है जन सहयोग। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बिना ना ये शुरू हो सकता है, ना ये सर्वाइव हो सकता है, ना आगे जा सकता है। तो हम इसमें जन सहयोग को ज़रूर जोड़ेंगे और इस तरह ये हम इसको आगे ले जा रहे हैं। जिस बेवफा सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा, वही उसकी सलामती के लिए पति का परिवार भगवान से मिन्नतें कर रहा था। 23 मई से लापता होने के बाद राजा और सोनम की तलाश में परिवार ने हर संभव कोशिश की, यहाँ तक कि तंत्र मंत्र क्रिया भी कराई गई। देश की बहुचर्चित राजा सोनम हनीमून कांड में दोनों का पता लगाने के लिए अनुष्ठान करने वाले चिंतामण रोड स्थित स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने बताया कि राजा और सोनम के लापता होने के बाद पूरा परिवार परेशान था।
हम गुम हुए लोगों का पता लगाने के लिए क्रिया करते हैं। इसके लिए लापता व्यक्ति का फोटो और उसका एक कपड़ा लगता है। 28 मई को राजा के परिवार से अभिषेक नामक युवक राजा और सोनम का फोटो और राजा के कपड़े लेकर आश्रम आया और पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद मैंने राजा और सोनम को खोजने के लिए तंत्र अनुष्ठान शुरू किया था, जिसमें राजा के कपड़े और एक मंत्र लिखी पर्ची को गोबर में लपेट कर गाड़ दिया गया था। इसके बाद मैंने परिवार को बता दिया था कि अगले 5 दिनों के अंदर खबर मिल जाएगी और हुआ भी ऐसा ही। मेरे द्वारा अनुष्ठान करने के 5 दिन के अंदर यानी 2 जून को राजा की खबर उसके परिवार को मिल गई थी। अब राजा की लाश मिलने के बाद सोनम भी आ गई है। उनके कपड़े और फोटो किसी के हाथ नहीं लगे, इसलिए इन्हें शिप्रा में प्रवाहित कर दिया गया है। चल रहा है। राजा के परिजन आपके पास आए थे, क्या वजह थी आने की? भाई राजा के परिवार, उनका जो परिवार का जो है अभिषेक नामक बालक आया था, उसको कहीं पता लगा कि भाई मेरे भाई और भाभी चली गई, उनका कोई पता नहीं लग रहा है। तो किसी ने बताया होगा, हमारे बारे में जानकारी दी होगी, तो उसका फ़ोन आया था। तो हमने उसको बताया कि भाई उनका कोई कपड़ा हो और फ़ोटो लेके आ जा, तो हम आपको ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि वो मिल जाएंगे। तो वो यहाँ पर 28 तारीख को मेरे पास आए थे, सब सामान लेके, उसके फ़ोटो, उसका वस्त्र और जो भी हमें क्रिया करनी वो करके उसको वो सामान दे दिया कि इसको गाय के गोबर से लीप के उसके ऊपर आधा कुंटल करीब वज़न रखना और सुबह शाम उसकी अगरबत्ती लगाना, तो वो बहुत जल्दी व्यक्ति आ जाएगा। अगर व्यक्ति कहीं भी है तो उसकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि वो अपने घर पे अपने आप आने लगे, वो आ जाएगा। और अगर उसकी कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती तो उसकी सूचना मिल जाएगी। तो ये 28 तारीख को हमने किया था, तो 2 तारीख को उसको इसकी सूचना मिल गई कि उनका जो है दुर्घटना ही उसको कहना चाहिए या मर्डर हो गया। तो वो उनकी सूचना आने के बाद में फिर ये जो सामान दिया था वो वापस हमारे को दे गए, बुलवाया था, क्योंकि वो सामान अगर उनके घर में रहे, अगर उसे पत्थर से निकाल लेते हैं तो कहीं भी किसी को नुकसान हो सकता है। तो उसको हमने कल जो है उनका फ़ोटो और वो वस्त्र और सब ये गऊ घाट के ऊपर शिप्रा जी में प्रवाहित कर दिया। तो ये जो तांत्रिक विद्या है, इससे जो भी कोई आदमी बाहर अगर चला जाता है तो उसका बहुत जल्दी सूचना मिल जाती है। और 5 दिन में अगर उसकी सूचना नहीं मिलती है तो उसके ऊपर हम थोड़ा 25 किलो और वज़न बढ़ाते हैं। और अगर 5 दिन में फिर भी नहीं आए तो 1 कुंटल तक वज़न करते हैं। जब 1 कुंटल वज़न किया तो वो कहीं से भी आदमी आ जाएगा। 21 दिन के अंदर अंदर या तो उसकी सूचना आ जाएगी या वो स्वयं आ जाएगा। तो ये कार्य हमने किया तो उसका ये काम हो गया। अब उसके भाग्य में जो लिखा है, जिस तरह की घटना घटी वो जाने, लेकिन हम साधु समाज का जो जनहित में जो कार्य करने का होता है वो हम करते हैं और ये कई समय से करते आ रहे हैं। यहाँ आश्रम गऊ घाट के ऊपर है, यहाँ पर जो है। ऐसे हादसों पे क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार का हादसा हुआ है ये पूरा? नहीं, देखो ये हादसा हुआ, ये मूर्खता जैसा कार्य हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे अगर किसी महिला को साथ में नहीं रहना शादी तो मना कर देना चाहिए। अपना जीवन खराब करा, दूसरे का भी करा, एक हत्या का भी पाप लगा, परिवार भी कितने 5-6 परिवार प्रभावित हुए हैं। तो ये महिलाओं को सोचना चाहिए। अरे भाई आपकी इच्छा नहीं है तो जहाँ इच्छा वहाँ शादी करो है, पर इस तरह की घटना को अंजाम देना अच्छी बात नहीं है। समाज के लिए भी एक जो अभिशाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबलपुर के घोलपुर थाना अंतर्गत आने वाले चंडाल भाटा के पास बनी शराब दुकान में बीती देर रात कुछ युवकों ने शराब खरीदी और वहीं सड़क पर पीने लगे। इस दौरान पास ही में खड़े सागर चौधरी नामक युवक भी वहीं टहल रहा था। तभी युवकों ने भी सड़क में टॉयलेट करना शुरू कर दिया। इस पर सागर चौधरी ने आपत्ति जताई। टॉयलेट करने से मना करने की बात आरोपियों को इतनी नागवारा गुजरी कि उन्होंने धक्का मुक्की करते हुए राहुल चौधरी पर चाकुओं से दनादन वार कर दिए। ये पूरी वारदात शराब दुकान के सामने घटित हो रही थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने बीच बचाव करने की जहमत नहीं उठाई। इधर भीड़ इकट्ठी होते देख आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्कालीन घेराबंदी की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चाकूबाजी से घायल सागर चौधरी के उपचार के दौरान मौत हो गई, जिस पर सभी आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। भाई साहब ये कौन था और किसने इसे चाकू मारा था, पूरा घटनाक्रम क्या है? देखें भैया, जो चंडाल भाटा एरिया है वहाँ पे पुरानी शराब की दुकान के सामने
जो हमारा भतीजा था कुछ अदर समाज के साथ इनका वाद विवाद हुआ है। वाद विवाद के दौरान उस बंदे हमारे भतीजे को चाकू मारी गई जो कि छाती पे लगी। छाती पे लगने के बाद वो जो चाकू थी हार्ट में टच हुई और जिसके कारण से खून का रसाव ज़्यादा हुआ और उसकी बेचारे की मृत्यु हुई। और दूसरी बात ये भी है कि हम ये भी चाहते हैं कि प्रशासन से कि भैया जो भी व्यक्ति ने ऐसा अज्ञात किया है, जो भी घटना हुई है, हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि भले ही बालिक उम्र के हैं लेकिन उनको सज़ा देना कानून का वो है। क्या नाम था इनका जिनको चाकू मारा, कहाँ रहते थे, क्या करते थे? देखें ये जो है जो हमारा भतीजा है वो सागर नाम है उसका, सागर चौधरी, और जो पल्लेदारी करके मंडी में पल्लेदारी करके अपना रोजी रोटी का पालन करते थे। प्लस ख़ास बात ये थी कि वो अपने माँ बाप का एक बड़ा बच्चा था और उसके बाद छोटा भाई है जो कि अभी उसकी उम्र 18-19 साल की है, तो वो भी करता है। सागर की लगभग 25 साल करीब। कहाँ के रहने वाले? ये चेरीताल दम्मू रोड चंडाल भाटा। आपका नाम? मेरा नाम है उत्पल सतनामी उर्फ लालू। मैडम एक चाकूबाजी से मौत हुई है, क्या कुछ मामला था ये मृतक है सागर चौधरी, ये चंडाल भाटा का रहने वाला है और इसका विवाद 5 लड़कों से बाथरूम पास में करने को लेकर के विवाद हुआ था, जिस पे उसको चाकू मारा गया था। वो कल शाम 6 बजे मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। कितने आरोपी थे इसमें, कितनों की गिरफ्तारी हुई और कहाँ के रहने वाले हैं आरोपी? ये इसमें 5 आरोपी हैं, जिसमें से 3 नाबालिग हैं, 2 बालिग हैं। बालिग एक सचिन है और एक राधे है और सभी रहने वाले चंडाल भाटा के और मजदूरी करते हैं। वजह क्या मारी, क्यों मारी, उन लोगों ने क्यों मारा इसको चाकू? चाकू इसलिए मारा कि ये मृतक वहाँ बैठा हुआ था और आरोपी गण वहाँ बाथरूम कर रहे थे, तो इसने बाथरूम करने से मना किया कि कहीं और जाके बाथरूम करो, मैं यहाँ बैठा हूँ करके। तो बोले तू ज़्यादा वो कर रहा है करके इस तरीके से विवाद हुआ और उस पर चाकू मारा गया। मैडम जो किन धाराओं पे इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया? हत्या का मामला दर्ज किया गया। नगर निगम जबलपुर में अनेक विषयों के साथ साधारण सभा की बैठक आज सालगर्भित तरीके से पूर्ण हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के ही अनेक मुद्दे के साथ विषयों पर प्रस्ताव पारित किए गए। नगर निगम जबलपुर में अनेक विषयों के साथ साधारण सभा की बैठक आज सालगर्भित तरीके से पूर्ण हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के ही अनेक मुद्दे के साथ विषयों पर प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें 18 प्रस्ताव में दोनों ही पक्षों के साथ पारित हुए। कुछ अन्य मुद्दे भी रहे, जिसमें डोर टू डोर की समस्या, उस पर भी कहा गया कि इस पर कुछ कमियां हैं जिस पर कि सुधार किया जाएगा। साथ ही सफाई व्यवस्था को लेकर के और जिन ठेकेदारों के द्वारा यदि अपने काम में गड़बड़ी पाई जाती है या शिकायत आती है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष में कुछ बातें कुछ विषयों के साथ अधूरी रह गई, जिन्हें आने वाले समय में महापौर और नगर निगम अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। साधारण सभा की बैठक का दूसरा दिन है, कितने प्रस्ताव पारित हुए और किस तरीके का तक आज? सभी प्रस्ताव MIC के तो पहले ही दिन पारित हो गए थे। आज अन्य विषयों पे सभी सम्मानीय पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याओं को रखा, अपने अपने वार्ड में जो काम उनके रुके हुए थे उसको रखा और भी अलग अलग प्रस्ताव आए हैं और बहुत सारगर्भित बैठक हुई है आज। मुख्य रूप से जो समस्याएं शहर की माननीय पार्षदों के द्वारा बताई गई, एक डोर टू डोर की समस्या को लेकर बताई कि निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी है और उसको पूरा करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, माननीय महापौर जी कर रहे हैं। और पार्षद अनुशंसा के कार्य इस वित्तीय वर्ष के चालू करने के लिए अभी ये सहमति बनी है कि 30-30 लाख रुपए के सभी सम्मानीय पार्षद प्रस्ताव बना के अपने जोनों में दें। 30 लाख के काम शीघ्र 1 से 1.5 महीने में सभी सम्मानीय पार्षदों के यहाँ हो जाएंगे। कुछ ठेकेदारों की कुछ कमियां भी पाई गई हैं जिन पर क्या कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से कोई भी ठेकेदार अगर दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कोई मरम्मत नहीं होगी। कोई भी ठेकेदार अगर गुणवत्ता से काम नहीं करेगा और उसकी शिकायत आएगी, जांच करा के निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बोल रहे भैया रूपाणी जी भी थे उसमें। साधारण सभा की बैठक थी परसों। उसमें 18 जो विषय थे वो 18 मिनट में सर्वसम्मति से पारित हुए। एक अन्य विषय और आया था, उसको भी सर्वसम्मति से पारित किया गया
इसके अलावा हमारे जितने पार्षद साथी विपक्ष और पक्ष के थे, अन्य विषय पर उनको बोलने का पूरा अवसर दिया गया। और ये तक स्थिति मैंने 2004 से कभी नहीं देखी कि अध्यक्ष जी बार बार ये कहें और किसी को बोलना है भाई आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। एक पार्षद साथी ने 3-3, 4-4, 5-5 बार भी बोला। कहने का मतलब ये है कि ये लोकतंत्र है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि आपकी समस्या जो भी है वो आप बताइए, उसका निराकरण किया जाएगा। और जो भी समस्याएं पार्षद साथी अपने क्षेत्र की बताते हैं उनको नोट किया जाता है, समस्याओं को निराकरण किया जाता है। अगर कोई गलत जानकारी आती है तो उनको बताया जाता है कि आपके पास जानकारी गलत है, उसे ठीक करें। कुछ एक पार्षद जरूर है जो अमर्यादित तरीके से बात करते हैं, अमर्यादित तरीके से कुछ बातें बोलते हैं। मेरा तो आग्रह उनसे भी है, एक पार्षद होने का सौभाग्य किसी भी एक परिवार में, एक खानदान में बड़ी मुश्किल से मिलता है। लाखों लोगों में सैकड़ों लोग ऐसे होते हैं जो पार्षद या उनके ऊपर स्तर पे जीवन जीने का मौका मिलता है। खूब मर्यादित होकर खूब अच्छे से काम करने का जो आनंद है उसका बहुत अलग है। और खूब मर्यादित होकर जबलपुर शहर के विकास के लिए सब मिलकर अच्छे से काम करें तो निश्चित तौर पर हमारा शहर महानगर बन रहा है, बनेगा। और हम सबको भी इस कार्यकाल को बहुत अच्छे से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और याद किया जाएगा। जो पार्षद साथी हैं उनके भी कार्यकालों को उनके वार्डों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखकर याद किया जाएगा। समय पर वेतन एक ठेकेदार को लेकर बार बार विषय उठता है। कम से कम 10 ठेकेदार हैं अलग अलग जगह जो नगर निगम में काम कर रहे हैं। एक ठेकेदार की गड़बड़ी बार बार आती है। अधिकारियों ने लगभग 40 लाख रुपए विगत माह में ठेकेदार के काटे हैं। शो कॉज नोटिस भी दिया गया है। अगर महीने 2 महीने अगर सफाई कर्मियों का पैसा किसी ठेकेदार के द्वारा रोका जाता है तो निश्चित तौर पर ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। और अधिकारियों की गलती होगी तो अधिकारियों को भी देश में मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए जन कल्याणक कार्यों को जनता के बीच में प्रसारित करने एवं जनता से संवाद करने के कार्यक्रम देश भर में किए जा रहे हैं। देश में मोदी सरकार की 11 साल के कार्यकाल के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए जन कल्याणक कार्यों को जनता के बीच में प्रसारित करने एवं जनता से संवाद करने के कार्यक्रम देश भर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर में भी मोदी सरकार के बेमिसाल 11 सालों के उपलक्ष्य में एक प्रोफेशनल मीट एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री उदय प्रताप राव जन संवाद करने पहुंचे थे। लेकिन अहमदाबाद में हुई अचानक विमान दुर्घटना को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री उदय प्रताप राव ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की एवं दिन भर के सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया। आपको बता दें कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। विमान लंदन के लिए उड़ान भरा था, तभी टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास उसमें धमाका हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गई। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ, जो एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ है। विमान के गिरते पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। घायल यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज आप सबकी संख्या और हमारे गरिमा में उपस्थिति इस बात को बताती है कि आज के आयोजन को लेकर पार्टी ने बहुत गंभीरता से तैयारी की थी और आप सबकी उपस्थिति इस बात को प्रमाणित भी करती है। लेकिन एक दुखद घटना आज हमारे देश में हुई। मुझे लगता है बहुत लंबे समय के बाद इस तरह का वाकया हमारे देश में हुआ, जब अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान जो भारत की भूमि से बाहर जा रहा था, उसके अचानक दुर्घटनाग्रस्त होने से लगभग 250 हमारे नागरिक, हमारे स्वजन, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रूपाणी जी भी उस प्लेन में सवार थे, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है।
ये हम सब के लिए, पूरे दुनिया में रहने वाले भारतवंशियों के लिए बहुत चिंता और दुख का विषय है कि आज हमारे बीच के लोग अचानक इस दुर्घटना के शिकार हुए। मुझे लगता है कि इस हॉल में बैठे हम सब ने, जिसने भी टीवी पर इस घटना को देखा, जिनके स्वजन इस घटना में आहत हुए, सबके लिए बहुत बड़े दुख का विषय है। हम सब अपनी तरफ से बहुत दुखद परिस्थितियों में उनके परिजनों के लिए शोक संवेदना तो व्यक्त करते ही, आप ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि वो इस गहन दुख के क्षण में उनके परिजनों को सामर्थ्य और शक्ति दे, और जो अचानक हुई इस दुर्घटना के बाद जो हम सबको छोड़कर चले गए, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। हमारे पास, मुझे लगता है, अपने भावना, अपने शब्दों, अपनी अभिव्यक्ति के अलावा इस समय और कुछ नहीं। हृदय तक की गहराइयों से विनम्र श्रद्धांजलि, शोक श्रद्धांजलि अभी हम अर्पित करेंगे और श्रद्धांजलि भी देंगे। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि हम सब दुख की घड़ी में और परिजनों के साथ हमारी भावना व्यक्त करें। अध्यक्ष जी को जबलपुर इस समय राजनीति का रण क्षेत्र बना हुआ है, जहां भाजपा पार्टी और जिला कांग्रेस पार्टी के एक दूसरे पर तीखे वार देखे जा सकते हैं। हाल ही में जबलपुर में महापौर के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों का सम्मान समारोह किया गया था, जिसे मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जिला कांग्रेस पार्टी पर सीधा वार करते हुए कुछ ऐसा कह दिया था कि वह एक चर्चा का विषय बन गया, जिसको लेकर के आज जिला कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह नगर सत्ता में वह बड़े भैया हैं और बाकी चाहे वह भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता हों अथवा कांग्रेस पार्टी के नेता, सब छोटे भैया हैं। जहां सिर्फ मंत्री जी की बातें को देखा जाएगा, वहीं सौरभ शर्मा ने फ्लाईओवर को लेकर बताया कि मंत्री जी और भाजपा के आपसी मुठभेड़ के चलते जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनकर के तैयार खड़ा है, जिसे राजनीति के चलते लोकार्पण नहीं किया जा रहा है, उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वही इस बात के सबूत हैं कि इस फ्लाईओवर की आधारशिला राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के प्रयास से रखी गई थी। फिर भी यदि इसका श्रेय मंत्री जी मोदी सरकार को देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। कल एक बयान दिया है मंत्री जी ने कि छुटभइयों की बात का जवाब नहीं देते। हाँ, बिल्कुल सही है। इस समय जो मंत्री है वो सबसे बड़ा है, बाकी सब छुटभइया है। फिर चाहे वो इस शहर के सांसद जी हो, फिर चाहे महापौर जी हो, फिर चाहे विजनरी नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, भले ही आदरणीय बिश्नोई जी। और आज तो समय यह है कि जो बड़ भैया हुआ करते थे, जिनसे माननीय मंत्री जी पार्षद की टिकट की गुहार लगाया करते थे, वे भी आज के तौर पे छुटभइया हो गए। और छुटभइयों का आलम यह है कि पश्चिम विधानसभा में जब छुटभइया जनता उनके कार्यालय जाती है तो उनसे वैसे ही व्यवहार किया जाता है जिस तरीके से बड़ भैया करते हैं। छुटभइयों की वहाँ पर सुनवाई कुछ नहीं होती है। ये तमाम बातें जबलपुर में देखने को आई है। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। माननीय महापौर जी ने परसों सदन में कहा कि फ्लाईओवर के लिए राकेश सिंह जी का सम्मान किया जाएगा। क्यों किया जाएगा भाई सम्मान? राकेश सिंह जी का उसमें क्या योगदान रहा? सम्मान करना चाहिए तो उन मजदूरों का करना चाहिए जिनने वहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण किया, उस जनता का करना चाहिए जिनने माननीय मंत्री जी की जिद के कारण अभी तक उस फ्लाईओवर के लिए तरस रहे हैं, जाम का शिकार हो रहे हैं, कईयों की मौत हो गई है समय पर अस्पताल ना पहुँचते हुए। सम्मान आप उनका कर रहे हो जिनके कुर्ते की क्रीज तक नहीं खराब होती है, उनका आप सम्मान करना चाह रहे हो। दूसरी बात, जो हम लोग बात कह रहे हैं कि इस फ्लाईओवर का निर्माण होके रखा है लेकिन लोकार्पण नहीं किया जा रहा है, इन दो माननीयों की झंझट, इन दोनों माननीयों के झगड़े के कारण, इनके वर्चस्व की लड़ाई और श्रेय लेने की लड़ाई के कारण एक तरफ राकेश सिंह जी उसका लोकार्पण करना चाहते हैं, एक तरफ आशीष दुबे जी जिनका अधिकार बनता है उसका लोकार्पण का। माननीय राकेश सिंह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सौगात है,
ये सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय मोदी जी की सौगात है। तो माननीय मोदी जी के हाउस का सदस्य जबलपुर में कौन है? माननीय मोदी जी का इस शहर में नुमाइंदा कौन है? माननीय मंत्री जी जिस समय सांसद थे तब से लेके अभी तक हर जगह उनका पत्थर लगेगा। वो इसलिए लगेगा क्योंकि माननीय मंत्री जी का एक सोच रहता है कि जो भी विकास कार्य हो रहा है वो उनके प्रयासों से हो रहा है, और उनके विकास की जो स्थिति है, जो मॉडल है, ये जबलपुर शहर देख रहा है कि सांसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए जबलपुर कहाँ तक पहुँचा। अब आपको इस फ्लाईओवर की हकीकत से रूबरू कराता हूं, जो आप लोग भी इसको जानते हैं। ये साल 2014 का मामला है, जब माननीय प्रभात साहू जी इस शहर के महापौर हुआ करते थे। उस समय ये फ्लाईओवर की आधारशिला माननीय तनखा जी ने रखी थी। तत्कालीन उस समय अधिकारी हुआ करते थे अजय शर्मा जी। अजय शर्मा जी और नगर निगम के अधिकारी बाई हैंड ये प्रपोजल लेके गए थे। तनखा जी ने उनको आमंत्रित करा था कि आप ये बना के लेके आइए, यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, मैं इसमें पैसा देता हूँ। तत्काल 200 रुपये करोड़ की ये राशि स्वीकृत की गई थी 2014 में, और ये उस समय का वाकया है जब मोदी जी की सरकार नहीं बनी थी। ये तमाम दस्तावेज आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो एक झूठ की राजनीति कर रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सौगात है। चलिए हम आपको उसके बाद भी श्रेय दे देते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सौगात है। आपको क्या समस्या है 4 माह से जब ये निर्माण होकर रखा है? सिर्फ आपको ये है कि इसमें जो फ्लाईओवर बन रहा है उसमें जो पत्थर लगे वो माननीय राकेश सिंह जी का लगे। अभी कहा जा रहा है कि फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं हुआ है। 2023 में जब चुनाव था तब हफ्ता भर के अंदर, चूंकि माननीय मंत्री जी को पश्चिम से चुनाव लड़ना था, एकाएक उनको पश्चिम से चुनाव लड़ने का आदेश हुआ, तो हफ्ता भर के अंदर वो जो एक एरिया है, एक जो स्लॉट है फ्लाईओवर का, उसको आनंद फानंद में चालू कर दिया गया। अब चालू इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर चालू किया जाएगा तो सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही है, भाजपा डिसीजन नहीं ले पा रही है कि आशीष दुबे जी फीता काटेंगे कि राकेश सिंह जी फीता काटेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब मंत्री जी इस शहर में है तो बाकी पूरा शहर छुड़वैया है, और छुड़वैयों की बातों का जवाब नहीं दिया जाएगा। पहले भी मैं बोल चुका हूं, पश्चिम विधानसभा की जो जनता है वो तरस रही है क्योंकि वो सब छुड़वैया है। भारतीय जनता पार्टी के वो सब नेता, कई नेता ऐसे हैं जो उसमें विजनरी हैं, वह सब छुड़वैया हैं राकेश सिंह जी की जित के सामने। अभी भी समय है, शनिवार को, जब हम लोग को कोई शौक नहीं है लोकार्पण का, न कांग्रेस उसका लोकार्पण कर रही है, कांग्रेस एक माध्यम बन रही है जनता से